हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैंने जो स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की एक सीरीज़, लाइक सीरीज़ नहीं थी वो, इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का ही पार्ट है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिए, तीन चार को मैंने साथ में लिया है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कमीशन जो है यहाँ पे, वो सब तीनों को मैंने साथ में ले रखा है। क्योंकि देखिए तीनों आप देखेंगे कि सेम आर्टिकल के साथ है, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है, उसमें ज़्यादा करके कुछ अलग से पूछा नहीं जाता है। ओके। और यहाँ पे कुछ चीज़ और आपको बताऊंगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो नहीं है, एक तरह से स्टेचुरी बॉडीज़ हैं। स्टेचुरी बॉडी वो होती हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ, मतलब उसके लिए अलग से लॉ पास किया जाता है और फिर बनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सिंपल सी बात है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इन आर्टिकल नंबर 324 इट इज प्रॉपरली मेंशन। ओके। अभी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर 338 में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 338 में मेंशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे वीमेन का कमीशन है। देखिए वीमेन का सच जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, देखिए बैकवर्ड क्लासेस जो था पहले एक तरह से स्टेचुरी कमीशन था, लेकिन बाद में उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 338 बी। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। तो इस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जो आप बार बार सुनते हो, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। उसके साथ साथ आप देखो तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं, दोज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है। तो आपको अगर इतना पता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उससे उतने से भी काम चल जाएगा। ओके। हमारा मेन एस्पेक्ट वही है कि हमें जानना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली फोकस करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पहले एक मल्टी मेंबर बॉडी था या सिंगल मेंबर बॉडी था या स्पेशल ऑफिसर था, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने एक स्पेशल ऑफिसर रखा था फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए। कौन से आर्टिकल में मेंशन था? आर्टिकल नंबर 338 पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 338 was for the special officer for schedule caste and schedule tribe। लेकिन इकलौता ऑफिसर और पूरा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को अगर देखना है तो डेफिनेटली बड़ी बॉडी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अब पर्पस देखिए वही है कि SC ST का जो इशू है उसको ध्यान में रखना है, उनके सेफगार्ड के लिए काम करना है, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट करना है। यही पूरा काम था उनके लिए ना, उनको प्रमोट करना, उनके डेवलपमेंट को, यही काम था स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन देखिए शेड्यूल कास्ट के अलग मुद्दे हैं, शेड्यूल ट्राइब के अलग मुद्दे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने 1978 में, क्या किया उन्होंने कि एक नॉन स्टेचुरी कमीशन बनाया फॉर द SC एंड ST दोनों के लिए, मतलब साथ में ही रखा कमीशन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। ओके। जो इसके, क्योंकि देखिए पहले आपने एक स्पेशल ऑफिसर रखा हुआ है, लेकिन स्पेशल ऑफिसर ऑफकोर्स सी बात है इकलौता है ना भाई, सबको पूरा तो डील नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई दे हैव क्रिएटेड अ नॉन स्टैच्यूरी मतलब एक लॉ पास करके एक बॉडी बना दी, बेसिकली एक बॉडी बना दी जिसका नाम दिया उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर SC ST। बाद में उसको नाम रिनेम कर दिया 1997 में, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगेन बॉडी का काम वही था कि SC ST के कंडीशंस पे लुक आफ्टर करना, उनको प्रमोट करना, जो भी उनको सेफगार्ड चाहिए वो देना। क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा इनको दबाया गया है। ठीक है। तो इसीलिए यही पर्पज़ था। लेकिन फिर देखा गया कि SC ST के मुद्दे भाई बहुत अलग हैं, SC ST के मुद्दे बहुत अलग हैं। और जो इन्होंने एक नॉन स्टेचुरी कमीशन बनाया था, वो उन्होंने सोचा कि इसको अब हम क्या बनाते हैं, इसको अब हम बनाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आफ्टर द 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, इन्होंने क्या किया कि जो मल्टी मेंबर कमीशन था ना इनका SC ST का, जिसको उन्होंने नाम दिया था नेशनल कमीशन फॉर SC ST, इन्होंने उसको बना दिया अंडर आर्टिकल नंबर 338, क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। तो कहने का मतलब ये था कि शुरुआत हुई थी एक स्पेशल ऑफिसर से, लेकिन 1990 में जाके इन्होंने बना दिया एक नेशनल कमीशन फॉर SC ST एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि 5 मेंबर की बॉडी रहेगी, जिसके अंदर एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 मेंबर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये उन्होंने क्रिएट कर दिया।
1990 में। अमेंडमेंट याद रखना भाई, ये अमेंडमेंट लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछते भी हैं इसी के लिए। ये आपको एक ही बार समझना है, क्योंकि एसटी के लिए जब पढ़ाऊंगा आपको तो ये सब पढ़ाने की, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक तरह से उन्होंने वन मेंबर सिस्टम को उन्होंने हाई लेवल कमीशन या फिर मल्टी मेंबर सिस्टम से उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया, वही आपको बता रहा हूँ बार बार कि SC/ST के अलग अलग किस्से हैं। तो उन्होंने क्या किया, 89th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने बोला कि काम करो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक अलग बॉडी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक अलग से बॉडी बनाई है अंडर आर्टिकल नंबर 338A। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद बाइफर्केशन हुआ था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। तो 89th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनके बीच में बाइफर्केशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और आर्टिकल नंबर 338 आज किसके लिए है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 2003 में हुआ था। और कौन से अमेंडमेंट के बाद हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, उस टाइम दोनों था, SC/ST दोनों साथ में ही बोलते थे उसको, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया था, वो बनाया था हमने 65th। और अर्लियर क्या था, स्टार्टिंग किससे हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी जिसके अंदर एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था दोनों कम्युनिटी के लिए, दोनों ग्रुप के लिए, SC के लिए ST के लिए, दोनों के लिए हुआ करता था। लेकिन वही पता है आपको, इतना बड़ा भाई एजेंडा है, एक ऑफिसर रहेगा तो मैनेज नहीं होगा। सो दैट्स वाई दे हैव सेट अप अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अब एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया, उनका काम सिर्फ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के इश्यूज को देखना है। तो 2004 से एक तरह से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के इशू को ही देख रहे हैं, वही पर्पस है, राइट एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट को देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और बात, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। मेंबर्स हो गए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। आपको पता है प्रेसिडेंट जब अपॉइंटमेंट करता है तो किसी न किसी के रिकमेंडेशन पे करता होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकमेंडेशन लगती है PM एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के। ठीक है, देखिए फंक्शन वही है। ठीक है, फंक्शन वही है कि जो कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है, उनको सेफगार्ड करना है, उनको कोई इशू आता है तो उसको लुक आफ्टर करना, उनके कंप्लेन को रजिस्टर करवाना है, अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो देखना है क्यों नहीं हुआ है, क्या इश्यूज हैं। ओके, यही सब करना है इनका काम है। अब देखिए एक और बात, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी, तो डेफिनेटली इनसे एक बार कंसल्ट करेगी। सो दे एडवाइज द शेड्यूल, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ शेड्यूल कास्ट, क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, क्या क्या इन्होंने एक्टिविटी किया है, क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो जिसके थ्रू हम इस कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की जो स्कीम आ रही है क्या प्रॉपरली लागू हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, ये सारा काम करना इनकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये सारे काम इनको दिए गए हैं। ओके, इतना ऑफ कोर्स यही सब काम है इनको, और ज़्यादा तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। एंड दे गिव द एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड ऑफ SC। मतलब देखिए, जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है इनके लिए क्या इन्होंने इंप्लीमेंट करवाया है, क्या क्या इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप क्या लिए हैं इनकी सेफ्टी के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, इनको और अपग्रेड करने के लिए, ऐसे क्या क्या चीज़ें की हैं इन्होंने। सो ऑल दीज दे सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या करता है फिर, प्रेसिडेंट ये सारी रिपोर्ट्स जो स्टेट के रिलेटेड होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भेजता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजती है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या इनकी पावर होती है, दे एक्ट एज अ सिविल कोर्ट। मतलब क्या कर सकते हैं लोग, देखिए किसी भी पर्सन को एग्जामिन के लिए बुला सकते हैं, अगर कोई ने डॉक्यूमेंट चाहिए तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, कोई एफिडेविट चाहिए, कोई एविडेंट चाहिए, सब कुछ है मांग सकते हैं, सारे रिकॉर्ड से मांग सकते हैं। दैट्स वाई दे आर वर्किंग एज ए सिविल कोर्ट। और देखिए इनकी ड्यूटी ये होती है कि अगर कोई ना वैसे तो दे आर नॉट एक्टिंग एज ए क्रिमिनल कोर्ट और एनीथिंग, इनके पास ये नहीं होता कि भाई ये वो कर दे, जजमेंट पास करा के किसी को पैसे दिलवा दे या कुछ कर पे, ये सब ये लोग नहीं कर पाते हैं। दे कैन एग्जामिन द इशू, दे कैन एग्जामिन द इशू। ठीक है, सो दैट्स वाई दे हैव द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। अगेन they can study and document the condition of SC across the country, compile data and information related to the socio-economic status of the scheduled caste. Okay, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसे ही पूछा गया था, सेंट्रल द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑन द मेजर पॉलिसी डिसीजन इंपैक्टिंग द SC। ये वही एक तरह से एडवाइजरी इनका रोल भी है, एडवाइजरी रोल भी है इनका। ओके, और अगर इनको अगर ऐसा लगता है कि भाई
SC कम्युनिटी है उसका कहीं भाई राइट्स का हनन हो रहा है, तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं कि भाई गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ध्यान दे। ओके, तो ये सारी ड्यूटी है इनको। तो एक तरह से आपको इसमें दिमाग में रखना क्या है, देखिए आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आता है भाई आर्टिकल नंबर 338, सिंपल सी बात है। 89th अमेंडमेंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिमाग में रखेंगे आप, कितने मेंबर की बॉडी है, 5 मेंबर की बॉडी। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं इनका ड्यूरेशन कितने साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे 5 साल, लेकिन यहाँ पे 3 साल का ड्यूरेशन है। अगेन एक रूल बुक के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि 3 साल इनका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। ये अंडर द रूल जो है मतलब जो इनके लिए ट्राइबल एक्ट बनाया गया उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इनका एडवाइजरी रोल होता है। अब ये नहीं कि जो इन्होंने एडवाइस दी वो बाइंडिंग रहेगी, नो। ये अपना एनुअल रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सबमिट करता है। अब अगर पार्लियामेंट इनके एडवाइस को नहीं मानती है, जो भी करती है, तो इन दैट केस पार्लियामेंट हैज़ टू गिव इन द रिटर्न कि क्यों हम इनके एडवाइस को नहीं मान रहे हैं। और जब भी पार्लियामेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उस टाइम पे दे कंसल्ट द नेशनल कमिश्नर या नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। ये इतना आपको दिमाग में रखना है। अपने वर्ड्स में भी इसको लिख लेंगे, मोर देन एनफ रहेगा। पर्पज आपको समझ में आ गया है। अगली बात करते हैं इसी से रिलेटेड। अब कौन सी बॉडी जो बनी है इनसे अलग होकर बनी है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। आपको पता है पूरी स्टोरी। पहले क्या था, पहले था भाई एक स्पेशल ऑफिसर। 65th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, एक बॉडी बन गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद 89th अमेंडमेंट हुआ 2003 के अंदर, अलग हो गई, अलग से बॉडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बन गया अलग से अंडर 338A। वही है पूरी स्टोरी, ठीक है। देख लीजिए आप, एक नॉन स्टेचुरी कमीशन बना, फिर उन्होंने उसका नाम रीनेम करके क्या कर दिया, SC/ST कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। बाद में उन्होंने 65th अमेंडमेंट के बाद क्या किया, इसी को उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर को हटा के उन्होंने एक मल्टी मेंबर बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी उन्होंने। और 89th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने 2 बॉडी अलग अलग कर दी। यही सब चीज़ें आपको बताई मैंने, वही है पूरी स्टोरी। अगेन ये लोग क्या करेंगे अभी, व्हाट इज देयर रोल। अगेन इसमें भी 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर यहाँ पे भी होते हैं, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कितने साल के लिए होता है, 3 ईयर के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो वही है बात सारी चीज़ें। सर्व फॉर द 3 ईयर। कंडीशन वही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करता है और पार्लियामेंट ने डिसाइड करती है, ठीक है। फंक्शन वही है, मेक श्योर करना है इन्हें कि ST कम्युनिटी को भाई सेफ गार्ड करें, जितनी भी पॉलिसी हैं इन तक पहुंचे, ठीक है। ये सारी इनकी ड्यूटी है। अगेन इसके लिए भी यहाँ पे भी वही रहेगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई रूल बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो क्या इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ है। ये भी अपना एनुअल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट उसको प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट एंड एज वेल एज उसके बाद वहाँ से सेंड किया जाता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखिए और क्या है भाई, दे ऑल्सो एक्ट एज ए सिविल कोर्ट। अगेन अगर इनको कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, किसी को कोई एविडेंस को बुलाना है, इनको किसी को अगेन क्रॉस वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है, सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अगेन इसके ऊपर और 2-3 चीज़ें हैं, लाइक क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अच्छा एक और बात, कौन से पार्ट में आता है ये आता है पार्ट 16 में। पार्ट 15 में आता है इलेक्शन कमीशन। पार्ट 14 में आता है पब्लिक सर्विसेज, जिसके अंदर UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 16 में आता है, 338A 338B। और कौन कौन सी चीज़ें है भाई, DPSP में क्या बातें बोली गई हैं। आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट द DPSP है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। मतलब जो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो बताता हूँ आपको। आर्टिकल 348 में क्या दिया भाई, प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है को जो स्पेसिफाई कर सके कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब के एरिया में आएगी। मतलब शेड्यूल ट्राइब का एक अपना जो कोटा है ना, उसके अंदर उसको हम घोषित करते हैं कि पर्टिकुलर ट्राइब इज अ शेड्यूल ट्राइब नाउ। ये अंडर आर्टिकल 342 के अंदर कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है विथ कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर। ओके, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 244, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन यहाँ पे शेड्यूल
5th एंड शेड्यूल 6 के अंदर आता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली, ओके। लेकिन आपको अगेन इसमें दिमाग में क्या रखना है, 338 ए आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ओके। अभी ये जो आर्टिकल्स आपको बता रहा हूँ 244, 46 ये बार बार रिपीट होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिमाग में सेपरेटली रखना, आर्टिकल नंबर 338 किससे रिलेटेड है, इट इज टॉक अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। क्या ड्यूटी है, सेफगार्ड करना इस कम्युनिटी, सोशल एसटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को। साथ ही साथ कितने मेंबर बॉडी है, 5 मेंबर बॉडी है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। सारे टर्म्स एंड जो होती है वो कौन डिसाइड करेगा, इनके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट देखिए खुद कुछ नहीं करता, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन नाम ऑफ प्रेसिडेंट का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हैं आपको। अब आता है भाई एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। देखिए नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास पहले जो था 1993 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1993 में एक तरह से एक स्टेचुरी कमीशन के रूप में निकल के आया था। लेकिन और क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हमारा मंडल कमीशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था, ठीक है, मंडल कमीशन आपको पता है, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट कर दिया गया था, आई थिंक 1987 में इंप्लीमेंट किया गया था, इफ नॉट रॉन्ग, ओके। तो उसके बाद अगेन उसमें 27% रिजर्वेशन की मांग की गई थी, वो दे दी गई थी। आज आप देखते हो ओबीसी, बेसिकली ओबीसी के लिए है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए बेसिकली ये है अगेन। अब लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया, एग्जाम में पूछा जाता है। बिकॉज सबसे पहले 1993 में अदर बैकवर्ड कमीशन बनाया गया, जो कि एक तरह से स्टेचुरी बॉडी था। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया, 2018 में, अंडर 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनसीबीसी वॉज फॉर्म्ड। और इसको कौन सा आर्टिकल दिया गया, 338B। सिंपल सी बात है। तो देखिए इसीलिए मैंने तीनों को यहाँ पे साथ में रखा था। सारा पूरा केस वही है, पूरा केस वही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए मंडल कमीशन था, उसके बाद इंदिरा साहनी केस, करेक्ट, वही केस दिमाग में नहीं आ रहा था, इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस में इन्होंने बोला भाई गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सेपरेटली एक बॉडी बनाइए। तो उसके बाद ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था 1993 में, और उसी 1993 के बाद इन्होंने बनाया जो अपना नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास बनाया उन्होंने 102 अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। कौन सा बिल था, आजकल ये भी पूछ लेते हैं भाई। 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। पर्पस सारा वही है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टर्म और कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट, सारा का सारा सेम है, ठीक है। इसीलिए साथ में रखा है मैंने, कुछ अंतर नहीं है। पर्पस क्या है इनका, पर्पस वही है कि बैकवर्ड जो कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, उनके लिए सेफगार्ड, उनकी कम्युनिटी को सेफगार्ड देना है, प्रमोट करना है, उनका एजुकेशन पे ध्यान देना है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इनके लिए आ रही है वो मेक श्योर करना है कि इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब काम है इनके, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना ही था। ये पूरे में आपको बता देता हूँ कि 3 हमें दिमाग में रखना है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये सब इतना लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, बट मेक श्योर करिए कि इसको एक बार रीड कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। 338A, 338B, मैच द फॉलोइंग में आता है। ए है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ए है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और ए है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कमीशन बोल सकते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। इसको हमने बनाया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको बनाया था हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अगर अलग से पूछा जाए कि इसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया था एज अ होल, तो इसको बनाया था हमने 65th के बाद। अदरवाइज इससे पहले स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था दोनों के लिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ा इसके बारे में। अब इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सही बताऊँ तो आपको मैं, ठीक है। दैट विल बी मोर देन इनफ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टेचुरी जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके ऊपर अब PYQ लेके आऊँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारा खत्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक ही बाकी है जिसको बोलते हैं कैग, वो बाकी है, वो करा के मैं फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए।